स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे बायोलॉजी। ये नोट्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स से है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल सेल इसका सब्जेक्टिव हमने करवाया है। जो नहीं देखे उसको देखे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएं। जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बहुत सारे जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज पहला चैप्टर सेल का ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये सही है। कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला दूसरा। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और कोशिका का अगर अभाव है शरीर में तो सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली भी, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग। यानी कह रहा कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो साइटोसोम कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग, ये सभी सम्मिलित होते हैं। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है। तो साइटोसोम के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो केंद्रक शामिल नहीं है। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे ऑर्गेनोवाइट्स कहते हैं। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोवाइट्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोवाइट्स नहीं है। तो इसमें रसधानियां नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं रचना ऑर्गेनोवाइट्स नहीं है, तो रसधानियां। बाकी सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है और माइक्रोट्यूबुलस है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। कौन सही नहीं है वो बताना आंसर। तो देखिए कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों पर अनुरूप होती है, ये सही है। नेक्स्ट है, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, ये भी सही है। कोई भी कोशिका की संख्या जीव के आकार पर निर्भर करती है। अगर वो बड़ा है तो ज्यादा होगा, छोटा है तो कम होगा। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह की उत्तक कहा जाता है, नहीं, ये गलत है। देखिए डी का कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, ये भी सही है। कोशिकाएं जो है अलग अलग आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, ये सही है। जो तरल मोजाइक मॉडल है कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, ये सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। तरल मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फास्फोरिक लिपिड अणुओं के परतों के बीच के में गोलाकार प्रोटीन रहता है, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया और फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो कोशिका झिल्ली। प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा। प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें 3 सही होगा, उसको बताना, और जो सही नहीं है उसको बता आंसर देना। देखिए राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S एक 80S, ये सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये भी सही है। और इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S, सही है। नेक्स्ट है कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S, ये भी सही है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, नहीं, प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं, इसका आंसर डी होगा, यही गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो मीसोसोम।
कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो मीसोसोम। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? गोल्जी का है। इस कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो गोल्जी का है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव जालिका। कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है अंतर्द्रव जालिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है? नहीं, गलत है। खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है? ये भी गलत है, यानी ना तो पहला और ना तो दूसरा सही होगा। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो इसको न्यूक्लियोइड अम्ल को कहा जाता है। कोशिका का अचल संपत्ति किसको कहा जाता है? न्यूक्लियोइड अम्ल को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, ये सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ये भी सही है। गोल्जी इकाई को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, सही है। डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी सही है। डीएनए और जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। इनका आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी इकाई द्वारा नहीं किया जाता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन नहीं किया जाता है। कोशिका के अंदर जो होता है निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी इकाई द्वारा नहीं किया जाता? तो अंतःकोशिकीय पाचन नहीं करता गोल्जी इकाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, सही है। सबसे बड़ा अंगक है लवक, ये भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। पोलैंड कण है स्फीरोसोम, ये गलत है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ये आंसर ही नहीं है, ये होगा डी होगा, पोलैंड कण। ये तुम ला रहे थे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वाद कोशिकांग है? अर्ध स्वाद कोशिकांग है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो देखिए गोल्जी इकाई नहीं होता उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, अंतर्द्रव जालिका भी नहीं होता, हरित लवक भी नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? देखिए जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, पादप में लवक भी पाया जाता, तो ये भी होगा। और कोशिका भित्ति भी पाया जाता, तो ये भी होगा। और बड़ी रिक्तका पाया जाता है, ये भी होगा। यानी इसमें से सभी होगा जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली भी पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक। जो कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से राइसोसोम बनता है? तो गोल्जी का है।
कह रहा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी का। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, वो उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ये सही है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति के तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। कह रहा मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट है कि एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है साइटोसोम एवं केंद्रक। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है साइटोसोम एवं केंद्रक। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतर्द्रव जालिका से। जो कोशिका है यांत्रिक सहायता पाता है किसे? तो अंतर्द्रव जालिका से। 70 एस राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। 70 एस राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और 80 एस किस में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। जो रंगीन लवक है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ग्रायम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रायम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण से किस में संबंध है? राइबोसोम से। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। देखिए केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो बैक्टीरिया में नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता? तो बैक्टीरिया में नहीं होता। अंतर्द्रव जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। जो अंतर्द्रव जालिका का केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रियोल से। माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है राइबोसोम और अंतर्द्रव जालिका, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए भिन्न है। लाइसोसोम में जामा रहता है पाचन एंजाइम। लाइसोसोम में जामा रहता है पाचन एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार होता है किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम है राइबोसोम और प्लस mRNA। पॉलीसोम है राइबोसोम और mRNA। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया।
तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया? सिंगर एवं निकोलसन ने। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया सिंगर एवं निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचय करना। अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचय करना। नेक्स्ट है कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव की। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव की। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक। जीव द्रव जो है सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की, मतलब कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक भिन्नता प्रदान करता है सेल्यूलोज। पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक भिन्नता प्रदान करता है सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक। झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किस में नहीं होती है? तो वायरस में नहीं होती है। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, वायरस में नहीं होती है। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर उपस्थित रहते हैं राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ईआर। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में और नील हरित शैवालों में। इसका आंसर सभी हो जाएगा डी। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किस किस में? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में और नील हरित शैवालों में गोल्जी का उपकरण नहीं पाए जाते हैं। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण। समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो क्रिश्चियन डी डब्बे ने देखा था। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डब्बे ने देखा था। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग है लाइसोसोम। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग है लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद कहाँ रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। कोशिका कला वर्णात्मक परागमय होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचय कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं संचय को रोक देता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित पोषकों में से
कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। कह रहा कि पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागमय है? देखिए, कोशिका झिल्ली भी अर्धपरागमय है और प्लाज्मा झिल्ली भी है। इसका आंसर दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में कौन इसमें सही नहीं है? 3 सही होगा, एक गलत होगा। देखते हैं। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट आकार से संबंधित होते हैं, ये सही है। कोशिकाओं के जो आकार और उसका कार्य होता है विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। कुछ कोशिकाओं के आकार जो होते हैं बदलते रहते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकांग विद्यमान होते हैं, ये गलत है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसिस में। सर्वाधिक संख्या 2n गुणसूत्र में पाए जाते हैं ओफियोग्लोसिस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। कर वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉल तथा रस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःप्रदब जालिका की खोज की पोर्टर ने। अंतःप्रदब जालिका की खोज किसने किया था? पोर्टर ने। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया वॉल्टेयर ने। गुणसूत्र शब्द का प्रदान किसने किया था? वॉल्टेयर ने किया था। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, सांखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रदब जालिका। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, सांखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रदब जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल किसको मानते हैं? राइबोसोम को। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में पाया जाता है, लवक भी और रिक्तिकाएं भी। इसमें से सभी डी हो जाएगा आंसर। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अवर्णी लवक मुक्तः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक मुक्तः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार आकर्षित रंग प्रदान कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। और देखिए विभिन्न आकर्षण रंग कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट और हरा क्लोरोप्लास्ट। कोशिका के आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कह रहा कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। प्लास्टिक लिख दिया, प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड। कोशिका का ऊर्जा गृह किसके कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो किस कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीजन, देखिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। देखिए कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण। और अभी हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में अनुपस्थित रहेगा तो क्या काम नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल होगा। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोमियर सब पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल पादप कोशिका में केवल पाया जाता है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब? 1665 में दिया था। न्यूक्लियर की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राउन ने किया था। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? यहां पे कह रहा है कि डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने किया था। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है क्रिस्टली। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है क्रिस्टली। कोशिका भित्ति होता है, किस में होता है या होती है? कैसी होती है? परागमय होती है। कोशिका भित्ति परागमय होती है। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्धपरागमय होती है। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम कार्य करती है अंतःकोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए लवक नहीं होता, ये कहते हैं पौधों में होता है। नेक्स्ट है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। करा कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। करा कि कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? स्राव। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? स्राव। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। किसकी उपस्थिति के कारण
किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी स्लाइडेन और डी स्वान ने कहा था। स्लाइडेन और डी स्वान ने कहा था कि मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। किसने कहा था? स्लाइडेन और डी स्वान ने कहा था। स्लाइडेन और डी स्वान ने कहा था। अस्सी % से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। प्रसरण की परिभाषा है, प्रसरण की परिभाषा अर्धप्रमेय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल जो है ब्रा प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। देखिए, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जल बड़ा प्रसरण द्वारा बाहर निकल जाता है, इसलिए सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूक्लीकृत होती रहे तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। कह रहा है यदि एक कोशिका आकार में न्यूक्लीकृत होती है तब वह विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प प्रसारी विलयन में। कह रहा है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है अल्प प्रसारी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। बीज कब फूलते हैं? अंतःशोषण के कारण। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, मतलब फूल जाता है, किस कारण से? तो अंतःशोषण के कारण से। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है बड़ा प्रसरण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है बड़ा प्रसरण के कारण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोश का विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री विभाजन। शरीर की वृद्धि और मरम्मत हेतु कौन सा कोश का विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री विभाजन। कैसे रूपकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है? केवल मियोसिस द्वारा। करा कि कैसे रूपकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है? केवल मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है प्रोफेज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो ये कोशिका पट्टिका से होता है। कोशिका पट्टिका। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? एनाफेज। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगा? तो 8 बार। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगा? तो 8 बार। इसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? अर्धसूत्री विभाजन में। क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है किस कोशिका विभाजन में होता है? अर्धसूत्री विभाजन में। पारगति किस अवस्था में होता है? पैकिटीन में। पारगति किस अवस्था में होता है? पैकिटीन में। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 50 बार।
200 शुक्राणु बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 50 बार। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। ये सही है। असूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। ये दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टना के द्वारा किया गया था? केंद्रिका। फॉन्टना के द्वारा केंद्रिका खोजा गया। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। कर प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि।